Students, I am science teacher Sanabano. Now we discuss chapter number 14 chemical effects of electric current. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने इलेक्ट्रिक कंडक्टर डिस्कस किया था, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर. ओके, आज के मॉड्यूल में हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोलाइसिस के यूज़ किस काम में आता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है वो इस मॉड्यूल में हम जानेंगे. इस एनिमेशन के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट मॉड्यूल 7. हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कस किया था. अच्छे से समझ आया था ना आपको? तो बताइए इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? बिल्कुल सही. The decomposition of an electrolyte when electric current is passed through it is called electrolysis. फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं. इस मॉड्यूल में हम इलेक्ट्रोलिसिस के यूजेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे. तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के क्या-क्या यूजेस हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के एक इम्पोर्टेंट यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में. फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपने देखी होगी, बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर जैसी अच्छी लगती है पर बहुत ही चीप होती है. आपको पता है ये इतनी चीप क्यों होती है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक चीप यानी सस्ते मेटल पर गोल्ड और सिल्वर जैसे एक्सपेंसिव मेटल की सिर्फ कोटिंग की जाती है और उन्हें गोल्ड और सिल्वर जैसा दिखने वाली ज्वेलरी बनाया जाता है. और आपको पता है ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के द्वारा. लेकिन ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है? फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल या मटेरियल पर डिपॉजिट किया जाता है. किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से. तो क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. समझ आया आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस को हम एक एक्टिविटी से समझते हैं. सो लेट अस परफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद कॉपर. और इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ग्लास बीकर, 2 कॉपर स्ट्रिप्स, एक बैटरी, कॉपर सल्फेट, डिस्टिल्ड वाटर, कनेक्टिंग कॉपर वायर्स, सैंड पेपर, स्टिरर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. कैसे करेंगे? सबसे पहले एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और फिर उसमें 2 टीस्पूनफुल कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे. अब स्टिरर की हेल्प से कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लेंगे. फिर क्या करेंगे? Now add a few drops of dilute sulfuric acid to the copper sulfate solution to make it more conducting. अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे ताकि ये ज्यादा कंडक्टिंग हो जाए. कॉपर स्ट्रिप्स या कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, फिर उसे वाटर से रिंस करके उन्हें ड्राई कर लेंगे. जब कॉपर स्ट्रिप्स ड्राई हो जाएंगी तो एक कॉपर स्ट्रिप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे कॉपर स्ट्रिप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे. आपको याद होगा कि कैथोड और एनोड के बारे में डिस्कस किया था हमने. तो फ्रेंड्स, ये कॉपर प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स की तरह काम करेंगी, कैथोड और एनोड. The copper plates will act as electrodes. One copper plate will act as cathode and the another will act as anode. अब क्या करेंगे?
कॉपर स्ट्रिप्स को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करने के बाद उन्हें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। After connecting the copper strips to the terminals of the battery, dip them in the copper sulfate solution. Now allow the electric current to pass through the solution for about 15 to 20 minutes. Electric current pass करने के बाद इलेक्ट्रोड्स यानी कॉपर स्ट्रिप्स को निकाल कर ध्यान से ऑब्जर्व करिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि एक कॉपर स्ट्रिप पर तो रेडिश ब्राउन लेयर सी डिपॉजिट हो गई है, जबकि दूसरी कॉपर स्ट्रिप पर ऐसी कोई लेयर डिपॉजिट तो नहीं हुई है, पर वो कॉपर स्ट्रिप थिन हो गई है, पतली हो गई है। There is a deposition of reddish brown layer on one of the copper strips and the other one became thin. Friends, नई लेयर आप उस कॉपर स्ट्रिप पर ऑब्जर्व करते हैं जो कि कैथोड है, यानी जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी। The reddish brown deposition is observed on the electrode that acts as a cathode. और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास हुई तो कॉपर सल्फेट कॉपर आयंस यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस और सल्फेट आयंस यानी नेगेटिवली चार्ज आयंस में डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया, और कॉपर आयंस कैथोड की तरफ मूव कर गए, यानी उस कॉपर स्ट्रिप की ओर जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। वहां जाकर कॉपर आयंस ने इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रॉन्स को लिया और कॉपर एटम्स बना लिए और ये कैथोड पर डिपॉजिट हो गए। सो कॉपर आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड. At cathode, the copper ions gain electrons supplied by the electric current and form copper atoms that got deposited on the surface of the cathode, the copper strip. अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि इस तरह से तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर आयंस खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। जितने कॉपर आयंस सॉल्यूशन से कैथोड की तरफ मूव करके कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हुए हैं, उतने ही कॉपर आयंस दूसरे इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड से सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। एनोड पर कॉपर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कॉपर आयंस फॉर्म करते हैं और ये कॉपर आयंस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चले जाते हैं। क्या होता है? At the anode, copper atoms in the copper plate or strip lose electrons to form copper ions that go into the copper sulfate solution. और friends, इस तरह से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर का लॉस हुआ है वो रिस्टोर हो जाता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। तो फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि कॉपर एक इलेक्ट्रोड एनोड से दूसरे इलेक्ट्रोड कैथोड पर ट्रांसफर हुआ और वहां जाकर डिपॉजिट हो गया और इस तरह से मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सकती है, यानी एक मेटल पर या मटेरियल पर दूसरे मेटल की एक लेयर चढ़ाई जा सकती है। समझ आया ना आपको? Copper gets transferred from one electrode anode to the other cathode and got deposited on the surface of cathode. In this way, a metal can be electroplated. Friends, जैसे आपने अभी कॉपर प्लेट पर कॉपर की ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, इसी तरह से किसी दूसरे मेटल्स पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सकती है। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर इस एक्टिविटी में जो कैथोड है उसमें कॉपर की जगह आयरन की स्ट्रिप या फिर कार्बन की रॉड ली जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, तब भी आयरन स्ट्रिप या कार्बन रॉड पर कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। A layer of copper will be deposited on iron or carbon rod. तो फ्रेंड्स,
आई थिंक अब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस को अच्छे से समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा और जो एक्टिविटी की आपको अच्छे से समझ आई होगी। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस और इलेक्ट्रोलिसिस के बाकी यूजेस हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी का नेक्स्ट मॉड्यूल को हम कंटिन्यू इसी क्लास में रखेंगे। ओके, लेट वी स्टार्ट नेक्स्ट मॉड्यूल। फ्रेंड, हम न्यू मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल नंबर 8, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है, इसी क्लास को हम कंटिन्यू रखते हैं। ओके, तो लेट वी स्टार्ट मॉड्यूल 8। प्लेटिंग के यूजेस और इलेक्ट्रोलिसिस के बाकी यूजेस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस का एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है और ये बहुत वाइडली यूज किया जाता है। आपको याद होगा हमने प्रीवियस मॉड्यूल में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात की थी। ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स का यूज होता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेस एक्सपेंसिव मेटल से बनाकर फिर उन्हें ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है और उन्हें एक्सपेंसिव मेटल्स का लुक दिया जाता है। सो मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी like gold and silver are very expensive. The artificial jewelry made from less expensive metals is electroplated with more expensive metals like gold and silver to make them look expensive. Friends, electroplating के और भी uses हैं, जैसे electroplating से किसी मेटल को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। जैसे आयरन से बने ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचाने के लिए क्रोमियम, निकेल या जिंक से कोट किया जाता है, क्योंकि क्रोमियम, निकेल और जिंक कोरोड नहीं होते, यानी उनमें जंग नहीं लगता। सो द आयरन ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम, निकेल और जिंक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रस्टिंग, एंड दिस इज बिकॉज क्रोमियम, निकेल एंड जिंक डू नॉट करोड इजीली। फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा बाइसिकल्स के हैंडल्स पर एक शाइनी सी कोटिंग होती है और ये कोटिंग क्रोमियम मेटल की होती है। अगर इस लेयर को हटाया जाए तो आपको नीचे वाले मेटल का नॉन शाइनी सरफेस दिखेगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि जनरली क्रोमियम की कोटिंग क्यों की जाती है? तो फ्रेंड्स, पहला रीजन है कि क्रोमियम बहुत शाइनी होता है और उसका कोरोजन भी नहीं होता, यानी उसमें जंग नहीं लगती, और वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, यानी कि उसमें स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। इसीलिए क्रोमियम की कोटिंग जनरली की जाती है। क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कोरोड एंड इट इज आल्सो स्क्रैच रेजिस्टेंट। लेकिन फ्रेंड्स, क्रोमियम बहुत महंगा होता है, तो पूरा ऑब्जेक्ट ही क्रोमियम से बनाना तो पॉसिबल नहीं है, है ना? इसलिए उस ऑब्जेक्ट को किसी चीप मेटल से बनाकर उस पर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी क्रोमियम की कोटिंग कर दी जाती है। जैसे कार पार्ट्स, वाटर टैप्स, किचन यूटेंसिल्स, बाइसिकल हैंडल बार्स और व्हील रिम्स, इन सभी में क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। सो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल and then it is electroplated with chromium, that is a coating of chromium is done over it. For example, chromium plating is done in car parts, water taps,
किचन यूटेंसिल्स, बाइसिकल हैंडल पार्ट्स एंड व्हील रिम्स। फ्रेंड्स, इसी तरह से फूड को स्टोर करने वाले कैंस टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बनाए जाते हैं। किस पर? आयरन पर। यानी फूड स्टोर करने वाले कैंस आयरन से बनाए जाते हैं और फिर उन पर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। टिन आयरन से कम रिएक्टिव होता है और वो ना तो फूड से खुद रिएक्ट करता है और फूड को आयरन के कांटेक्ट में आने से बचाता भी है और इस तरह से फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। So cans used for storing food are made up of iron electroplated by tin. Tin is less reactive than iron. It does not react with food and prevents the contact of food with iron and hence food is protected from getting spoiled. और भी बहुत सी जगहों पर आयरन का यूज होता है जैसे कि ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स में। और ये तो आप जानते ही हैं कि लोहे पर जंग लग जाती है यानी आयरन की रस्टिंग हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो आयरन ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स में उन्हें स्ट्रेंथ देने के लिए लगाया गया है, अगर उसमें रस्टिंग हो जाए यानी उसमें जंग लग जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। तो क्या करते हैं, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक की। A layer of zinc is deposited on iron by electroplating to prevent it from rusting. फ्रेंड्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस का यूज होता है और इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज से यूज किए हुए इलेक्ट्रोलाइट को डिस्पोज किया जाता है। इन फैक्ट्रीज के लिए ये डिस्पोजल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि फ्रेंड्स यूज किए हुए ये इलेक्ट्रोलाइट एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। ये एसिडिक होते हैं और इनमें बहुत से पॉइजनस सॉल्ट्स भी होते हैं। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इज अ मेजर प्रॉब्लम। दिस इज बिकॉज these conducting solutions are acidic in nature and also contain various types of salts that may be poisonous. और इसीलिए इस वेस्ट को स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। समझ आया ना आपको? So the conducting solutions used in electroplating should be disposed of in a proper way by following the specific disposal guidelines to protect the environment. तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप इलेक्ट्रोलिसिस के इस कॉमन एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग को और उसके यूजेस को अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा इलेक्ट्रोलिसिस को मेटल को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करने में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। फ्रेंड्स, मेटल्स नेचर में अपने प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो मिलते हैं मिनरल्स के फॉर्म में। जिन मिनरल्स से मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उन्हें हम ओर्स कहते हैं और इन ओर्स से मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में भी इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है। इलेक्ट्रोलिसिस को अलग अलग फैक्ट्रीज में कुछ केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। Electrolysis is used for the manufacture of chemicals which are used in industries in large quantities. और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलिसिस का एक और बहुत इम्पोर्टेंट यूज है कि ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में भी यूज होता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यानी प्यूरिफिकेशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड और निकल की रिफाइनिंग यानी प्यूरिफिकेशन इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज करके होता है। तो समझ आए आपको इलेक्ट्रोलिसिस के यूजेस? तो चलिए फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
हमने इस मॉड्यूल में सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ चीपर मेटल is done by expensive metal to make artificial jewelry and to protect iron from corrosion. The conducting solutions used in electroplating are polluting and should be disposed of in a proper way by following the specific disposal guidelines to protect the environment. Then friends, we discussed about other uses of electrolysis. Extraction of metals from their ores, manufacturing of chemicals in industries and refining of metals, that is called electrolytic refining. तो friends, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ में आ गई होगी। ओके, इस एनिमेशन के थ्रू बहुत इजी लेसन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आज का टॉपिक हमारा लास्ट है। ओके, मीन्स आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोट्स कॉपी में ज़रूर नोट करें। ओके, और इन मेन पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न करें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको इन्हीं में से ही मिलेंगे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।